सभी को नमस्कार मेरा। आप सभी लोग दूर दराज से जो है हमसे मिलने आए हैं, ठीक है ना। खेती में बहुत सारी आपके दिमाग में संशय हैं, उन संशय को मिटाने आए हैं। तो हम थोड़ा खेती को अलग स्टाइल में बात करते हैं कि खेती माने क्या। तो देखिए कि हम खेती क्यों करते हैं। खेती क्यों? अभी हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि खेती, और बीच में कई बार आवाज़ उठी है, खेती को उद्योग का दर्जा दो, खेती को उद्योग का दर्जा मिले, ऐसी मांग है लोगों की कि खेती को उद्योग का दर्जा खेती एक उद्योग है, खेती उद्योग नहीं है। खेती उद्योग का मतलब होता है अर्थशास्त्र। खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। खेती दर्शन है। और दर्शन का मतलब होता है कि मनुष्य प्रकृति की व्यवस्था में जीता है। जीता है कि नहीं जीता? हमारे जीवन में जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं, प्राथमिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। पहली रिक्वायरमेंट। दिन में 21,000 बार मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हमें मालूम है ये ऑक्सीजन हमें वृक्षों से मिलती है, मालूम है ना। हमारी दूसरी ज़रूरत है पानी। हमें 10 बार ज़रूरत है और गर्मी के सीज़न में 20 बार ज़रूरत है। ये पानी कहाँ से मिलता है? पानी का स्रोत क्या है? वर्षा। बेशक आप कुएं से पानी निकालते हो, बेशक आप नदी से पानी पीते हो, बेशक आप तालाब से पानी पीते हो, लेकिन स्रोत क्या है? वर्षा। वर्षा ना हो तो नदी सूख जाएगी, जलाशय सूख जाएंगे, भूगर्भ जल खत्म हो जाएगा। दूसरी ज़रूरत क्या है? तीसरी मूल ज़रूरत है भोजन, जो दिन में 2 से 3 बार। भोजन कहाँ से मिलता है? भूमि से मिलता है, ठीक है ना। ये तो हमारी मूलभूत ज़रूरत हुई, प्राइमरी रिक्वायरमेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान को ऑक्सीजन ना मिले, उसको हम 50,000 का मोबाइल फ़ोन दे दें, कहते हैं इसी से मन बहला ले। उसको पानी ना मिले, एक अच्छा सा बड़ा सा 72 इंच का टीवी दे दिया जाए। उसको खाना ना मिले, एक कार दे दी जाए, काम नहीं चलने वाला। जब ऑक्सीजन मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगा, इसके बाद उसकी ज़रूरतें हैं कि कपड़ा मिले, कार मिले, भौतिक संसाधन मिले।
तो एक शब्द आपने सुना है प्राकृतिक संसाधन। खेती का समग्र खेती का कारोबार प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। खेती का संपूर्ण विषय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता है? लेकिन वर्तमान परिवेश में हम प्राकृतिक संसाधनों को लगभग हमारे देश की नीतियां, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, न्यायपालिका, आम जनमानस, प्राकृतिक संसाधनों में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारे के सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं भौतिक संसाधनों पर। तो भाई अर्थशास्त्र से आप भौतिक संसाधन क्रय कर सकते हैं, लेकिन पैसे से प्राकृतिक संसाधन खरीदे नहीं जा सकते। पैसे से आप लैंड खरीद सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बोतल का पानी खरीद सकते हैं, बारिश नहीं खरीद सकते। पैसे से आप 10,000 का ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद सकते हैं, पेड़ों से मिलने वाली वायु नहीं खरीद सकते। लेकिन जाने अनजाने खेती में प्राकृतिक संसाधनों को इग्नोर किया गया। क्यों किया गया? देखिए, आप 17वीं शताब्दी जब हम 400 वर्ष मुगलों के गुलाम रह चुके थे, तब भी देश को पुरोहित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था। देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हमारा देश 34%, विश्व का 34% खाद्यान्न पैदा करता था। कब? मात्र आज से 500 साल पहले। तब क्या यूरिया था? कोई पेस्टिसाइड था? कोई ट्यूबवेल था? कोई बिजली का कनेक्शन था? ना। तो हम 34% खाद्यान्न पैदा करते थे, और वर्तमान के जितने भी संसाधन हैं, रासायनिक उर्वरक ले लो या पेस्टिसाइड ले लो या ट्रैक्टर ले लो या नए नए कृषि यंत्र ले लो, ये कुछ भी नहीं थे। तो हमें दिमाग लगाना है कि मैं 500 साल पहले समृद्ध राष्ट्र का नागरिक था, हर घर में सोना और चांदी था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर ऐसा आज क्या हुआ कि आज हम बिना यूरिया डीएपी के खेती नहीं कर पा रहे हैं? आज बिना पेस्टिसाइड के मेरा काम नहीं चल पा रहा है? आज मुझे बोरिंग करके ज़मीन का 200 फुट नीचे का पानी निकाल के खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और कब तक? ये कब तक करेंगे? तो आपको तो पता चल गया ना अब कि अगर यूं ही चलता रहा तो आपने कई बार पढ़ा है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर के हो सकता है। और हमें तो उसके पहले कुछ और नज़र आता है, जो दो शब्द आप बहुत प्रचलित हैं आजकल, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु। अब जलवायु परिवर्तन का जो शब्द है, जल प्लस वायु। जलवायु क्या है? देखिए, ये पानी है, जल वर्षा से मिलेगा। वायु क्या है? वृक्षों से आने वाली है। ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलने वाली है। पानी हमें वर्षा से मिलने वाला है। लेकिन मुझे ना तो वर्षा होगी नहीं होगी क्या लेना देना, हो गई
तो बल्ले बल्ले, नहीं हुई तो सूखा घोषित करके किसानों को मुआवजा बांट दो, बस। ना आम किसान चिंतित है, ना नीतियां चिंतित हैं, कोई चिंतित नहीं है। और हम पता नहीं किस प्रकृति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप इस जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का लाभ किसको मिल रहा है? अब देख लीजिए ज़रा, डेवलपमेंट का लाभ किसको मिल रहा है? रोज चल रहा है संसद में, किसको मिल रहा है? देश में जो किसान है, जो मजदूर है, मजदूर जो स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर है, किसान जिसको आत्महत्या करने की स्थिति बन जाती है, वो क्यों बन जाती है? वो इसलिए बन जाती है कि खेती का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। और क्यों चेंज कर दिया? खेती का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया कि अब खेती में रासायनिक उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, पानी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए। और क्या है? ये सारे के सारे ये उद्योग, ये जो उद्योग है ना, ये बना रहे हैं। तो उद्योग चलता रहे, किसान चले या ना चले, हमको क्या लेना देना। ये जो उद्योगपति हैं, ये फलते फूलते रहें, किसान बर्बाद होता है तो होता रहे, प्राकृतिक संसाधन लुट रहे हैं तो लुटते रहे, नष्ट हो रहे हैं तो नष्ट होते रहें, किसी को क्या परवाह है। तो मैं जो प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं वो कि किसान को अब जाग जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? किसान को शकुनियों के साथ जुआ खेलना बंद कर देना चाहिए। अभी हम जुआ खेल रहे हैं, किसके साथ? इन उद्योगपतियों के साथ बैठ करके। क्योंकि हमको लोग बोलते हैं कि ये करोगे तो फ़ायदा होगा, ये करोगे तो फ़ायदा होगा, ऐसा करोगे तो फ़ायदा होगा। तो मैं लालच में आ जाता हूँ कि भाई अगर ज़्यादा यूरिया डीएपी डालोगे तो ज़्यादा फसल पैदा होगी। अगर खेत में खेत में खड़ी हुई फसल को बीमारी से, कीट से, खरपतवार से बचाने के लिए कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशी डालोगे तो फसल की पैदावार बढ़ेगी। अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो आप जानते हो, लेकिन ये तय है कि आपकी आमदनी घटेगी और उद्योगों की आमदनी बढ़ेगी, ये तो तय है। बेचने वाले ने बेच दिया, उसको कुछ चंद पैसे मिल गए, और देश के 14 करोड़ लोगों ने अगर 10-10 हज़ार रुपये भी दिए हैं, कितनी गिनती होगी? अगर एवरेज रूप से देश के हर किसान ने, 14.5 करोड़ किसानों ने, अगर 14.5 करोड़ किसानों ने 10,000 रुपये एवरेज, मैं मिनिमम फिगर बोल रहा, गुणा करो सैलन जी, 14.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 10,000, कैलकुलेटर से करो ना। 14,000 करोड़ हैं? 14,000 करोड़ नहीं भाई, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, एक जीरो और आएगा। बोलो। 14,000 करोड़ हो गए सीधे। हैं? 14,000 करोड़ हो गए। 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ नहीं हुए, 14,000, 14,500 करोड़ हो गए। अब आपको मैं बता दूं, हैं? 14,000 करोड़। अरे यार, अगर ये होता ना 14,500 करोड़ तो ये हो गए। 10,000 करे ना तो 14,500 नहीं, 140 हो गया वो। 140, 1,40,000 करोड़।
जी ठीक है ना। अब मैंने फिगर 10,000 की कम बोली, कैसे? अब आप ऐसे समझिए कि 2,40,000 करोड़ का तो अनुदान है पेस्टिसाइड पर, अरे फर्टिलाइज़र पर, ये गवर्नमेंट देती है। जो आपको देती है, और 1,00,000 करोड़ रुपया आपका निवेश होता है। तो 3,40,000 करोड़ तो फर्टिलाइज़र में जाता है और 2,00,000 करोड़ रुपया पेस्टिसाइड में जाता है, और डीजल में और कृषि यंत्रों में कितना जाता है हम नहीं जोड़ते, और सिंचाई के साथ। ठीक है ना। मेरा अपना आकलन ये है कि देश में किसान की जो कुल उपज का मूल्य है ना, अगर किसान सब कुछ बेच दे तो उसका मूल्य होता है 14,00,000 करोड़। कितना? पर ईयर। मतलब किसान अगर सब चीज़ बेच दे अपनी, खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, कपास, गन्ना, आलू, सब्जी, फल, सब कुछ बेच दे, उनका मूल्य होता है 14,00,000 करोड़। लेकिन अपना मानना ये है कि करीब 6,00,000 करोड़ रुपए किसान बाजार से निवेश लाने में खर्च करता है। तो खेती में क्या हुआ? आज जो जीरो बजट की खेती कही जा रही है, कि खेती में लागत ना लगे किसान की, भाई खेती में हमारी नीतियां कह रही हैं कि हमें किसान की आमदनी बढ़ानी है, किसान की आमदनी बढ़ानी है। आमदनी बढ़ाने के लिए सिंपल सी कहानी इतनी तो समझ में आनी चाहिए कि लागत घटानी पड़ेगी। क्यों? इनपुट कम करना पड़ेगा। अगर मुझे आमदनी बढ़ानी है तो लागत कम करनी पड़ेगी, और लागत कम करनी पड़ेगी। अगर ऐसा विषय आता है कि लागत कम करनी पड़ेगी तो लागत कम कैसे होगी? तो जब लागत कम करनी है तो फिर मैंने बोला कि जब तक मैं प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को 2 गुना बेहतर नहीं कर दूंगा तब तक मेरी लागत कम होने वाली नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का स्वरूप बेहतर करना, इसी का नाम क्या है? प्राकृतिक खेती। ये जो जीवामृत है, ये प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा भाग है, बहुत ज़रूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बेहतर बनाना है। और क्यों बनाना है? तो देखिए आप मित्र, हम सारे लोग, जैसे मैंने बताया कि हमको हमारी मूलभूत जो ज़रूरत है वो हमको नेचर से मिलती है, प्राकृतिक संसाधन ही देते हैं हमको। शहद किसी इंडस्ट्री में बनाया जा सकता है, दूध किसी इंडस्ट्री में बनाया जा सकता है, कोई खाद्य पदार्थ इंडस्ट्री में बन सकता है, पानी इंडस्ट्री में बनाया जा सकता है, ऑक्सीजन किसी इंडस्ट्री में बनाई जा सकती है। लेकिन अभी तो उद्योगपति यहाँ तक सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आए कि जैसे घर में रसोई गैस सिलेंडर है, रसोई गैस सिलेंडर क्यों है आपके घर में? रियलिटी देखें आप, घर में रसोई गैस सिलेंडर इसलिए है क्योंकि जो आग का, जो अग्नि का जो प्राकृतिक स्रोत था वो मेरे पास कम है या नहीं है। पशुपालन कम हुआ, उपले हैं नहीं, पेड़ काट दिया, लकड़ी है नहीं, अरहर कपास अरंड की खेती करते हैं नहीं, इसलिए जलाऊ लकड़ी है नहीं। अगर आज ये गैस सिलेंडर ना हो तो खाना कहाँ से बनेगा?
ऐसे ही कोरोना काल में अभी आपने 3 साल पहले देखा ऑक्सीजन की मारामारी, तो जो हॉस्पिटल में पहुंच गया वो मर गया, और जो नीम के पेड़ के नीचे लेट गया वो बच गया। तो देखिए, नेचुरल चीज़ नेचुरल ही है। प्राकृतिक संसाधनों का जो स्वरूप है, जैसे जो बारिश का पानी है, उससे खूबसूरत संसार में कोई पानी नहीं है। और जो बोतल में पानी हम पीते हैं, जिसको नाम दिया जाता है मिनरल वाटर का, एक हकीकत क्या है मिनरल्स निकाल देते हैं उल्टा कि आरओ सिस्टम में तो मिनरल्स निकल जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा विज्ञान है कि पानी में हैवी मेटल्स हैं, और हैवी मेटल्स को निकालने के लिए जब मैं एक आरओ का प्लांट डालता हूँ तो हैवी मेटल्स भी निकालता है, उसके मिनरल्स भी निकालता है। तो इसीलिए लोग बीमार हैं। लेकिन बारिश का पानी इतना खूबसूरत है, क्योंकि देखिए प्रकृति दे रही है आपको। परमात्मा का जो विज्ञान है वो इतना खूबसूरत है कि उसको विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, वो पा नहीं सकता। ठीक है, तो हमको दिन में 2 बार अच्छा भोजन चाहिए और हेल्दी भोजन चाहिए। हेल्दी भोजन के लिए क्या है, जो सॉइल है हमारी, खेल सारा का सारा सॉइल का है। फिर सुनिए आप, खेल किसका है? कहते हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो ज़मीनी सच्चाई को समझते हैं। ठीक है ना? तो ज़मीन से जुड़ा होना, ज़मीनी सच्चाई को समझना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और ज़मीन का मतलब है सॉइल, क्योंकि खेती कहाँ करेंगे? आप बीज बोएंगे, कहाँ बोएंगे? बीज जब बोएंगे तो इसी सॉइल में बोएंगे। बीज आप सॉइल में बोएंगे तो 2 चीज़ें हुई कि एक धरती की कोख है, आपने सीड डाला है ना, कहाँ? धरती की कोख में। कोक अनफर्टाइल है, कोक फर्टाइल नहीं है, तो बीज जमेगा। चूंकि जमने के लिए क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, बस जमेगा। लेकिन चूंकि धरती की कोक अनफर्टाइल है तो ग्रोथ नहीं करेगा। जब ग्रोथ नहीं करेगा तब भाई लोग आएंगे और कहेंगे ये ग्रोथ, अब आपकी चिंता बढ़ रही कि बाबूजी मैंने धान बोया है, धान में टिलरिंग नहीं हो रहा है, तो कहेंगे नाइट्रोजन डालिए। शुरू में नाइट्रोजन डाली, ग्रोथ हुई, तेज हवा चली, पौधा गिर गया। आपने कहा साहब पौधा गिर गया। बोले अच्छा वो गलती ये हो गई कि हमने आपको फास्फेट नहीं बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन का काम है ग्रोथ को, वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, लेकिन फास्फेट जो है ना तने और जड़ को मजबूती प्रदान करता है, और जड़ और तना उसका चूंकि वीक था इसलिए हवा चली और लाजिंग हो गई, तो आपने फास्फेट डालना शुरू किया। फिर पता चला कि दाने में वो शाइनिंग नहीं है, बोले शाइनिंग पोटाश से आती है, आपने पोटाश डालनी शुरू कर दी। बोले साहब सरसों में आप तो कहते हो 34% ऑयल होता है, मैंने अपनी 1 कुंटल सरसों पिराई और 25 किलो तेल निकला। बोले यार वो हुआ क्या कि दरअसल पूरी बात उस दिन तुमने सुनी नहीं, हमने पूरी बताई नहीं। जो ऑयल का कंटेंट है ना वो बिना सल्फर के होता नहीं है। तो ऑयल सीड क्रॉप जब बोते हैं तो उसमें सल्फर बहुत ज़रूरी है। फिर आपने कहा साहब मेरे गेहूं में इतना सब के बावजूद मेरा गेहूं ग्रीन नहीं है, हल्का सा पीलापन लिए हुए। तो बोले वो तो जिंक की ज़रूरत है, आपको जिंक डालना पड़ेगा, जिंक की डिफिशियंसी बहुत होती है।
किसी ने कहा साहब अनार का फल मेरा फट रहा है। अच्छा, फल फट रहा है, ओहो हो, बोरोन की कमी से फल फट जाते हैं। क्या किया जा रहा है आपको फंसाया जा रहा है। एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। अगर वन टाइम मैंने सॉइल को कंसीडर किया होता ना, कोक को मजबूत करा। सॉइल की कोक मजबूत होती ना, तो इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या है, आज पूरे हिंदुस्तान में सॉइल की बात कोई नहीं करता। एग्रीकल्चर का एंटायर सिस्टम मिट्टी की जांच की तो बात करता है, लेकिन सॉइल को हेल्दी बनाने की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि सॉइल अगर हेल्दी हो जाएगी तो ये सारे व्यवसाय बंद हो जाएंगे। जिंक बनाने वाला क्या करेगा, सल्फर बनाने वाला क्या करेगा, डीएपी बनाने वाले क्या करेंगे, यूरिया बनाने वाले क्या करेंगे। उसके बाद देखिए आप, हो क्या रहा है, हमने सॉइल को कंसीडर नहीं किया, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, सल्फर, जिंक, बोरोन ऐसे ऐसे देते चले गए। तो क्या हुआ, हम कहते हैं पौधों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। अभी मैंने दिए कितने हैं, 3, 4, 5, 6। और अभी मैंने क्या नहीं दिया, अभी मैंने 6, 7, 8, 9 को तो आज भी मैं नहीं। तो एक शब्द आपने सुना होगा, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। तो संतुलित उर्वरक मतलब नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास कितना, 4 हिस्सा ये, 2 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, 4:2:1। अगर ये NPK देते हो, NPK, इसको कहा गया संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। तो आप तो कहते हो 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, NPK को डाल करके कहते हो संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन कर लिया है। ये संतुलित है कि असंतुलित है? 17 के बीच में असंतुलन है, 17 पोषक तत्वों के बीच में असंतुलन हो गया। इसीलिए जब असंतुलन हो गया, जैसे दाल बनाएंगे और नमक की मात्रा कम ज़्यादा रह जाने पर, हल्दी की मात्रा कम ज़्यादा रह जाने पर, मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा रह जाने पर दाल का टेस्ट खराब होता है कि नहीं खराब होता? ये तो व्यवहारिक बात, घर में आप टेस्ट कर सकते हो। और जब ज़मीन में ही पोषक तत्वों की बैलेंस इम्बैलेंस है, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट के बीच में सामंजस्य नहीं है, तभी आप कहते हैं कि भोजन में अब वो स्वाद नहीं रहा जो स्वाद। और इसके अलावा अभी कोरोना काल में आपने देखा, वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना के लिए जिंक की बहुत ज़रूरत है। जिंक की टैबलेट्स बोलते थे। हर मरीज को जिंक की टेबलेट दी गई। बिना जिंक की टेबलेट के कोरोना कंट्रोल। तो मैं पूछता हूँ, जिंक कहाँ गया मित्र? अगर मैं सॉइल को कंट्रोल करता तो मनुष्य में जिंक की कमी नहीं होती। आज देश की हर गर्भवती महिला को आयरन की गोली दी जा रही। कहाँ गया आयरन? आयरन कहाँ गया? तो है क्या कि सॉइल को मिस करने से मनुष्य के जीवन में जितनी समस्याएं हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? धरती माता को कंसीडर ना करना, धरती माता को इग्नोर कर देना। दुनिया भर के बहुत सारे विषय पर चर्चा करेंगे। उन्नतशील बीज बोगे तो ज़्यादा पैदावार होगी। अब देखिए आप, ये सीड जो आपने डाला था ज़मीन में उन्नत था। वैज्ञानिकों ने कहा इसकी पैदावार 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है। आज देश में सारे के सारे 14 करोड़ किसान जो गेहूं बोते हैं, सब 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की क्षमता का बीज बोते हैं। फिर देश में गेहूं का प्रोडक्शन का एवरेज जो है 31 कुंटल का क्यों है? वाई? हमको कोई उत्तर देगा? कि जब देश के 100% किसान 60 कुंटल पर हेक्टेयर की कैपेसिटी का बीज बोते हैं, तो देश में गेहूं का उत्पादन का एवरेज जो है वो 31 कुंटल का क्यों है?
जब देश के सारे किसान 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की क्षमता का चने का बीज बोते हैं तो चने की एवरेज पैदावार 11 कुंटल क्यों है? इसका उत्तर कोई खोजने को तैयार नहीं है। क्यों? इसका उत्तर अगर किसान जान जाएगा और वो अपनी टोटल एनर्जी जो अभी इधर उधर भटक रहा था उससे टोटल एनर्जी अपनी सॉइल में डाल दिया, तो जहाँ जहाँ भटक रहा था, दूसरों के व्यापार को चला रहा था, उनके सारों के लोगों के व्यापार ठप हो जाएंगे। तो दुनिया चाहती है कि किसान जागरूक ना होने पाए। जैसे आप आज मेरी क्लास में बैठे हो, अभी आप जा कर के बात कहीं भी बताएंगे कि एक चिरगांव में प्रधानाचार्य थे विनोद कुमार चांद, उन्होंने ये बताया हमको। अगला आदमी क्या करेगा? मेरी पूरी क्लास को 2 मिनट में डिलीट कर देगा। कैसे? यार आप भी पढ़े लिखे हो करके एक बेवकूफ़ की बातों में आ गए। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट पागल है? अच्छा बताओ, ये 10,000 साइंटिस्ट एग्रीकल्चर के सब पागल हैं? भाई इतना फर्टिलाइज़र क्यों बन रहा है, इतना पेस्टिसाइड क्यों बन रहा है, तो किसान ले क्यों रहा? और किसान क्यों ले रहा है? सब पागल है। सब पागल हैं। बस एक तुम होशियार हो, एक विनोद कुमार चांद होशियार है। तो आपको लगेगा सही कि यार ये बात तो सही है। जहाँ मास चले, जहाँ दुनिया चले, दुनिया के साथ चलना चाहिए। जी। तो फिर आप दुनिया के साथ चल दोगे। ठीक है ना? जैसे ऐसे मित्र जिंदगी में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैं कहूँ कि धर्म ये नहीं है, वर्तमान जो धर्म है, मुस्लिमों का जो धर्म है, मस्जिद जाके 5 वक्त की नमाज अदा करना ये बेवकूफ़ी है, मंदिर जाके घंटी बजाना ये बेवकूफ़ी है, चर्च में कैंडल जलाना ये बेवकूफ़ी है। परमात्मा से मिलने का तो एक ये रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ। हम जो बता रहे हैं ऐसा करोगे तो परमात्मा से जल्दी मिलन हो जाएगा। इस नाटक नौटंकी से तो अभी तक किसी का मिलन हुआ नहीं है। तो अगला क्या कहेगा? अच्छा तो ये सारे मुल्ला मौलवी पंडित पादरी सब बेवकूफ़ हैं। तो आप कहोगे ना ना इतने लोग तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते। एक जरूर हो सकता है। ठीक है ना? तो एक किसी ने लिखा है, किसी कवि की पंक्तियां, ऐसी चली बयार अवा का अवा खराब हो गया। कुम्हार बर्तन लगाता है, कई बार ऐसी हवा चल जाती है कि उसके अवे में जो 10,000 कुल्हड़ थे, सारे के सारे कुल्हड़ों में ब्लैक दाग आ जाता है। एक तरफ उड़ता है, वो नहीं पक पाता। सही। तो ऐसी चली बयार अवा का अवा खराब हो गया, यानी इंसान रूपी जो जितना भी 8 अरब आदमी है इस भूमंडल में रहने वाला, सबके मानस पटल पे कालिमा लग गई है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि अगर हम रोड में ट्रैफिक में बोला गया है कि आपको बाएं चलना है और एक आदमी दाएं चला, एक आदमी ने रोड पर दाएं मोटरसाइकिल चलाई और कितनी दूर चलाई? 50 किलोमीटर, और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो आके क्या कहने लगा कि नहीं नहीं दाएं चलना चाहिए, कोई परेशानी नहीं, हम तो देखो दाएं चल के आए, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और एक आदमी बिल्कुल राइट डायरेक्शन चल रहा था बाएं, 10 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया। बोले मैंने कहा था ना बाएं मत चल, उल्टा चल, दाएं। राइट। तो आज की तारीख में ऐसे ही कुछ हो रहा है। जो सत्य है, सच घटे या बढ़े सच ना रहे। समझिए बात को, सच घटे या बढ़े सच ना रहे, और झूठ की कोई इम्तहां ही नहीं, झूठ की कोई सीमा नहीं है। लेकिन सच को ना घटाया जा सकता है ना बड़ा है। तो खेती का सच क्या है? खेती का सच है सॉइल। पहला सच क्या है? खेती का पहला सच है सॉइल, भूमि। दूसरा सच है जलवायु।
चूंकि देखिए आप, ये बीज आपने खेत में डाला था, बीज कहाँ बोया था? खेत में। खेत में जमा है, खेत में उग गया है, थोड़ा सा खेत से सपोर्ट मिला है और वो उसकी ग्रोथ भी हो गई है, लेकिन अब उसका लालन पालन कहाँ हो रहा है? अब उसका लालन पालन जलवायु में हो रहा है। जैसे आदमी के केस में क्या कहते हैं, हम एक परिवार में जन्म लिए, फिर प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री कॉलेज की एजुकेशन में गए। अब मैं कहाँ था? अब तो परिवार माँ बाप से दूर था ना, लेकिन अब मैं बिगड़ भी सकता था और संभल भी सकता था, जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट, वातावरण। तो ये पेड़, ये बीज सॉइल में बोया और फसल उग गई, फसल खड़ी हो गई। और आप जानते हैं कि फसल 5% भोजन लेती है सॉइल से और 95% भोजन लेती है एटमॉस्फेयर से। इसमें क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ये सारा खेल होता है सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। 95% हिस्सा कैसे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो क्लाइमेट का हिस्सा है। अब क्लाइमेट खराब है मित्र, सुनिए। जैसा कि मैंने बोला, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट है क्या? जल और वायु। अब जहां आपकी फसल खड़ी है वहां कहीं दूर दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर जलाशयी क्षेत्र नहीं है, ना तो सॉइल में मॉइस्चर है, ना जलाशय है और ना कहीं फॉरेस्ट एरिया है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का स्रोत क्या है? या तो जलाशय होंगे, वहां का पानी इवेपोरेट होकर के क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगा, या वृक्ष होंगे, चूंकि वृक्ष जो है जमीन से पानी लेकर के और एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा जब खुलता है तो पानी रिलीज करता है, उससे ह्यूमिडिटी होगी। या सॉइल में मॉइस्चर होगा, वो लॉस होगा, उससे ह्यूमिडिटी होगी। तो जलवायु का मतलब है, जल का मतलब है एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट। तो जलवायु, जल का, वाटर का कंटेंट होता जलाशय से। वाटर कंटेंट कहाँ से आ रहा है? और वायु कंटेंट कहाँ से आ रहा है? वृक्षों से। अब आप देख लीजिएगा कि अगर आपके खेत के आसपास कहीं वाटर का कंटेंट नहीं है, वृक्षों का एरिया नहीं है, तो जलवायु परिवर्तन तो होना ही है, ग्लोबल वार्मिंग तो होनी है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? सूरज ने कोई तीसरी आंख नहीं खोली है। सूरज की एनर्जी जहां एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, या तो प्लांट एब्जॉर्ब करके कुछ उसकी एनर्जी को, टेम्परेचर को डाउन करेंगे, या जलाशयी क्षेत्र होगा वो इस एनर्जी को डाउन करेगा, या सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो मेरी सॉइल हीटअप नहीं होगी। तो अभी तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, सॉइल हीट पकड़ लेती है। पेड़ नहीं है, सोलर एनर्जी बेकार जा रही, ज़मीन में आ रही है। जलाशय नहीं है तो सोलर एनर्जी बेकार जा रही है। तो सूरज की तो ऊष्मा बराबर निरंतर पृथ्वी पर गिर रही है, लेकिन उसको जब कैचअप नहीं किया जाता, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। रबी में उतना असर नहीं होता, खरीफ में उतना असर नहीं होता, क्योंकि कुछ समथिंग वनस्पतियाँ हो चुकी होती हैं, एरिया जो है ढका हुआ होता है हरियाली से।
लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अप्रैल मई जून में। तो हमको सॉइल को समझ लिया, फिर क्लाइमेट को समझ लिया, जलवायु को समझ लिया, और अगला क्या है, ये जो फसल बोई है, ये फसल अगर सॉइल ठीक है, क्लाइमेट ठीक है, तो फसल बिल्कुल ओके है। अब फसल में एक प्रॉब्लम आएगी, कीट और व्याधि, रोग और कीट आएंगे। रोग कीट क्यों आएंगे? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी, जैव वीक है, खेत नंगा है, खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है, झाड़ी जंखाड़ नहीं है, सह फसली खेती नहीं है, आप मोनोकल्चर करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी वीक है, वनस्पतियाँ भी कम हैं। और चूंकि मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के कीट पतंगे हैं, तो अमुक कीट अमुक वनस्पति में शेल्टर करता है, अमुक चिड़िया अमुक पेड़ पर रहती है, अमुक गिलहरी अमुक पेड़ पर रहती है, और मधुमक्खियों के अलग ठिकाने हैं। सारे के सारे जो इंसेक्ट हैं हमारे बेनिफिशियल, वो अलग अलग वनस्पति में उनका विचरण है। तो वो तो वनस्पतियाँ आपके खेत में है नहीं। अब आपके खेत में केवल पैडी खड़ा है, तो आपके खेत में कीट लगेगा, और जब कीट लगेगा तो अब जो व्यक्ति प्राकृतिक खेती की ओर चल पड़ा, जीवामृत डाला है, अब इस समग्र विज्ञान को न तो सॉइल को समझता है, न क्लाइमेट को समझता है, न बायोडाइवर्सिटी को समझता है, फिर वो क्या कहता है, सर मैंने तो वो जीवामृत आपके अनुसार डाला था, नहीं सर कीड़ा फिर भी लग गया, इसका उपाय बताएं। प्राकृतिक मित्र, इसका कोई प्राकृतिक उपाय नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि 10 पर्णी अर्क, आग्नेयास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वो झूठ बोलते हैं, उनको प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। अदरवाइज मैंने बोला जो हमारी सनातन कृषि है, जो प्राकृतिक कृषि है, उसका सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। हम किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी डिजीज को हम नहीं मारेंगे, वो नेचर कंट्रोल करेगी। कैसे? इसका उदाहरण आपको अगर समझना हो तो आप जंगल चले आइए। मेरा दावा है बड़े से बड़ा एंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट मेरे साथ जंगल चले, और जंगल में, जिस भी जंगल में, पन्ना के जंगल में खड़ा कर दूंगा, और उसको 150-200 वनस्पतियाँ एक ही लोकेशन पर दिखा दूंगा, और फिर मैं पूछूंगा इनमें से किसी वनस्पति में कोई बीमारी ढूंढ के ला, इनमें से किसी वनस्पति में कोई इंसेक्ट लगा हो तो हमको ढूंढ के बताओ। क्यों नहीं है? जंगल में बीमारी क्यों नहीं है? बीमारी हमारे खेत में क्यों है? जंगल में इंसेक्ट क्यों नहीं है? इंसेक्ट हमारे खेत में क्यों लगता है? जंगल की किसी वनस्पति को केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, हमारे खेत में बोई गई फसल को केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों है? तो 3 चीज़ों पर अध्ययन करना पड़ेगा। क्या? सॉइल, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। 3 विषय है। कौन कौन से? सॉइल, क्लाइमेट और हम एक इंसान कहते हैं, इंसान परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। सॉइल, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। केवल 3 चीज़ें हमें समझनी है, चौथी कोई समझने लायक चीज़ है नहीं। क्या? कैसे हम सॉइल की
प्रॉपर्टी सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस कर दें, बढ़ा दें। कैसे? सॉइल की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए आप, ये सॉइल है, इसके जैविक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अभी क्या हो रहा है, सॉइल के पिछले 70 सालों से एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सॉइल टेस्टिंग की बात हो रही, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, साल दर साल। मिट्टी की जांच कराए हो क्या? हाँ, मिट्टी की जांच कराओ, तब आपको बताएं क्या करना है। मिट्टी की जांच करा लिया तो क्या पाया? सल्फ़र की कमी है, सल्फ़र डालो। फिर वहीं ले गए। नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन डालो, फास्फेट की कमी है तो फास्फेट डालो, वहीं ले गए आपको। है क्या कि अगर हम सॉइल के ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में भी 3 क्रियाएं चलती हैं। बायोलॉजिकल का क्या मतलब है? जिसको आप इम्यून सिस्टम बोलते हो। अभी कोरोना में नहीं हुआ कि इम्यूनिटी पावर, हमारा इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा था तो उनको कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ। इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो क्या है? वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। अगर मेरे शरीर के बायोलॉजिकल कैरेक्टर ठीक हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि लगभग आप बीमारियों से लगभग। लेकिन बायोलॉजिकल कैरेक्टर आज हमारे शरीर के खराब हैं और शरीर की फिजिक्स सही है, देखने में, वो भी देखने में, एक्चुअल में नहीं। तो अगर बायोलॉजिकल कैरेक्टर हमारी शरीर के खराब है तो जान लीजिएगा कि फिर आपको दुनिया में कोई डॉक्टर किसी भी मर्ज का इलाज नहीं कर पाएगा और पूरी ज़िंदगी आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे और कमाई का समग्र पैसा आप बर्बाद कर देंगे। इसी प्रकार ठीक सॉइल के, अगर सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लॉस हो गई हैं तो फिर सॉइल के ना फिजिकल कैरेक्टर ठीक हो सकते, ना केमिकल कैरेक्टर ठीक हो सकते। तो सॉइल के बायोलॉजिकल कैरेक्टर का जब विषय आता है तभी आता है जीवामृत। एक नाम ट्रेंड कर रहा है ना आजकल, प्राकृतिक खेती में एक शब्द है जीवामृत। क्या? जीवामृत, ठीक है ना? सॉइल में क्या है प्राकृतिक खेती में? जीवामृत। और आप में से बहुत सारे लोग इसी जीवामृत की कहानी को लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं कि साहब हकीकत क्या है जीवामृत की, ठीक है ना? तो देखिए आप ना, वो हो जाने दो। जीवामृत जो है, जीवामृत का मतलब सीधे सीधे है सूक्ष्म जीवाणुओं का अमृत। अभी बहुत सारे लोग जीवामृत बनाने लगे और खेत में डालने लगे, जो उनको विधि बताई गई उस विधि के अनुसार, और लोग कहते हैं कि मैं तो साहब 4 साल से जीवामृत डाल रहा हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चूंकि मैंने बोला कि सॉइल के विज्ञान को अगर आप नहीं समझ रहे हो तो जीवामृत आप समझ ही नहीं पाओगे, और सॉइल की साइंस को अगर आप समझ जाएंगे तो जीवामृत स्वाभाविक रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा लोग पूछते हैं कि साहब हम जंगल से, कौन से जंगल से मिट्टी लाएं? साहब मैं तो जंगल में आया, यहाँ तो कोई बरगद का पेड़ नहीं है। साहब मैं, इससे अच्छा तो मेरे गाँव में मंदिर है, मंदिर के नीचे बरगद का पेड़ है, तो हम तो वहीं से मिट्टी ले लिए। अब टेलीफोन पर ही इनकी सबकी कितनी बातों को कैसे समझाया जाए? तो जीवामृत का मतलब है, पहले ये समझिए
कि हमारे सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो गई हैं। सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है सॉइल में जो जीवाणुओं की, जीव जंतुओं की माया है वो अब ये वीक हो गई हैं या प्रायोजित तरीके से वीक कराई गई हैं। तो एक प्रायोजन है, एक निर्धारित एजेंडा है, उस एजेंडे में आपकी सॉइल को वीक किया गया है। कैसे? आपने कहा साहब मेरे कुछ पेड़ सूख रहे हैं। किसान को पहले नहीं पता था कि दीमक कोई नुकसानदायक प्राणी है। उसके जेहन में भर दिया गया दीमक बहुत डेंजरस इंसेक्ट है जो क्रॉप को, पेड़ को खा जाता है। भाई लोगों ने दीमक को मारने की दवा पहले बना ली। पहले तो गामा BSC आती थी, फिर उसका लिंडेन नाम हुआ। अब वो दोनों पर बैन लग गया तो चीज़ वही है, अब क्लोरोपाइरीफास नाम रख दिया। वो दीमक को मारने के लिए है। अब आप देखिएगा कि जो वैज्ञानिक कह रहा दीमक दुश्मन है, कृषि विज्ञान कहता है दीमक दुश्मन है, और कृषि विज्ञान क्या कहता है? केंचुआ मित्र है। अब जो दीमक को मारने के लिए कीटनाशक डाल रहा है, क्यों भाई? केंचुए के तो 10 लाभ बताते हो, दीमक का तो एक लाश है, एक नुकसान करती है, एक प्रकार का बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। केंचुए के 10 लाभ हैं बहुत हैवी क्वांटिटी में। जब आप दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालेंगे तो केंचुआ नहीं मरेगा क्या? मरेगा। और जब केंचुआ मरेगा तो सूक्ष्म जीव नहीं मरेंगे क्या? मरेंगे। तो केंचुआ मार दिया जमीन का। ये केंचुआ मारने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। केंचुआ मरेगा और भी जीव मरेंगे, ये सॉइल वीक हो जाएगी, किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होगा। अगेन एंड अगेन मेरे पास आएगा कि बाबूजी अब क्या करें, बाबूजी अब क्या करें, अब क्या करें, और मेरी दुकान चलती रहेगी, किसान लुटता रहेगा। तो लोग तो चाहते हैं कि तुम कभी उन्नत किसान ना बन पाओ, लेकिन हम भी यही चाहते हैं, किसान भी यही चाहता है क्या, कि हम भी उन्नत ना बन पाएं। अब परेशानी सिर्फ इतनी। तो मैं क्या कहता हूं, आप दुनिया भर का चक्कर छोड़िए और अपनी धरती माता के पास जाइए और इससे पूछिए कि माँ तेरी पीड़ा क्या है। चूँकि सिंपल सी कहानी गाय की बता दूं आपको। इसी बीच में चूँकि जीवामृत बनाने में गौमूत्र आएगा, अभी जो चर्चा है कि इसमें गौमूत्र डालना है, गोबर डालना है। अब मित्र एक बात समझना, आप जिस देश के, जिस सनातनी देश के लोग हंसते हंसते बैल को किनारे कर दिए, गाय को माँ इसलिए कहते थे क्योंकि गाय के बिना हमारी खेती संभव नहीं थी। और बैल को क्या कहा गया है? नंदी, जो शिव का वाहन है, और शिव माने है धरती। धरती का कारोबार, क्रॉप का कारोबार, एग्रीकल्चर का कारोबार बिना नंदी के पूरा, इसलिए मेरी माँ गाय थी। तो बैल को तो मैंने, मेरी नीतियों ने, टेक्नोक्रेट ने कभी बैल को कंसीडर नहीं किया। ट्रैक्टर पर तो सब्सिडियां आई, कृषि यंत्रों पर सब्सिडियां आई, लेकिन बैल क्यों छूटा जा रहा है, धीरे धीरे बैल क्यों गायब हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? अल्टीमेटली फिर मैं वही कहूँगा कि जाने अनजाने उद्योग को बढ़ावा देना था, आपको बढ़ावा देना नहीं था। तो नंदी को मैंने किनारे किया। फिर दूध, गाय का दूध,
आज देश में गाय का दूध, किसी कंज्यूमर से कहो कि भैंस का दूध 60 रुपये लीटर लेते हो, गाय का दूध भी 60 रुपये लीटर ले लो, तो कहेगा गाय का दूध साफ पतला होता है, अगर 40 रुपया में देना हो तो दो, फैट कम है। फैट कम है। जिस भारतवर्ष के लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, गाय की उस प्राचीन महिमा को भूल गए कि जो हमें बछड़े देती थी, मुझे दूध देती थी। और गोबर गौमूत्र कहाँ गया उसका? वो तो था ही यार। बछड़ा पहले देगी, उससे खेती करूँगा, साथ में दूध भी देगी, वो भी पीऊँगा। और जब गाय बैल घर में है तो गौमूत्र और गोबर तो है। तो जिस देश ने गाय बैल को कंसीडर नहीं किया, गाय के दूध को कंसीडर नहीं किया, आज उस देश के तथाकथित बहुत से वैज्ञानिक चमचागिरी में, चूँकि गौ आधारित प्राकृतिक खेती का एक शगुफा है, बहुत सारे वैज्ञानिक पद्म श्री लेने के लिए, गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए गौमूत्र पर शोध कर रहे हैं। गाय पर नहीं, गाय के दूध पर नहीं, बैल पर नहीं। फाइनल प्रोडक्ट डिस्चार्ज, जो रिचार्जिंग सिस्टम था बैल, उसको भी नहीं। ठीक है ना? गाय का जो रिचार्ज है वो बैल है, और ट्रांसमिशन दूध है, और गोबर तो डिस्चार्ज है ना, वो तो करेगी, एक प्रवृत्ति है एनिमल की। तो ना रिचार्ज को मैंने दिया, ना ट्रांसमिशन जोन का ध्यान रखा, मैं डिस्चार्ज जोन पर आ गया सीधे सीधे। गौमूत्र में अमुक माइक्रोब्स होते हैं, गाय के गोबर में इतने प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। तो मैं पूछता हूँ, गाय का गोबर इटसेल्फ सड़ क्यों नहीं जाता? गाय का गोबर तो नहीं सड़ता, क्योंकि एनिमल के पेट में जो जीवाणु हैं वो भोजन को पचाने के लिए थे, वहाँ उतना फंक्शन था। वो यहाँ पर सॉइल में कोई चमत्कार करने के काबिल नहीं है। गोबर में तो दम है, बायोमास है, कार्बनिक पदार्थ है, वो ठीक है, लेकिन उसके शरीर में, गाय के गोबर में ऐसे जीवाणु हैं, वैसे जीवाणु, ये फर्जीपन की जितनी भी शोध हैं सब वाहियात हैं। गाय पालिए बछड़े के लिए, गाय पालिए दूध के लिए, गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। गाय नहीं होगी, और देख लेना देश में जैसे जैसे एग्रीकल्चर का संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे गाय की संख्या जिस गति से कम हो रही है, संकट उसी अनुपात में बढ़ रहा है। देश में आत्महत्या करने वाला कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके पास बैल हो और गाय हो और आत्महत्या किया हो। उसको आत्महत्या की ज़रूरत ही नहीं है, गाय का इतना आशीर्वाद उसको प्राप्त है। लेकिन अभी तो लोग गौमूत्र बेचने की फिराक में है। अब गौमूत्र, दूध की टेस्टिंग तो हमको आती नहीं, और गौमूत्र जब आप खरीदेंगे 100 लीटर, वो असली है कि नकली कौन जानेगा? पी के देखेंगे, लैब में जाएंगे, लैब में क्या जांच होगी? यूरिक एसिड पैक्ड आ रहा है। ठीक है ना? चलिए, तो ये मैंने बीच में आपका गौमूत्र और गोबर कर दिया। गौमूत्र गोबर हालांकि मेरा विषय नहीं है। चलिए, तो हमें जीवाणु हमारे ज़मीन के मर गए, क्योंकि क्लोरोपाइरीफास जैसे कई खतरनाक हमने रसायन डाले। दीमक को मारने का बहाना था, और खेत से केंचुआ और सूक्ष्म जीवों को हटाना था, और वो हटाने में मैं सफल भी हो गया। और मज़े की बात यह है कि देश की नीतियों ने, देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने केंचुआ क्यों ख़त्म हो गया इस पर विचार नहीं किया, और वर्मी कंपोस्ट का नाटक खूब किया। आज वही प्राकृतिक खेती के केस में हो रहा है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती, किसान ने गाय को क्यों छोड़ा, इस पर कोई रिसर्च नहीं है। रिसर्च गौमूत्र पर है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अगर गाय के पेशाब में, गाय के गोबर में ढेर सारी मात्रा में जीवाणु हैं, तो जंगल के मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी की ज़रूरत क्या है? तो आप इन कड़ियों को जोड़िए ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो जीवाणु इस सॉइल से, चाहे गर्मी से, मतलब टेम्परेचर से, या दो ही रीजन है, या तो टेम्परेचर से ख़त्म हुए या केमिकल से ख़त्म हुए। अब प्राकृतिक खेती मैंने तय किया कि अब जो जीवाणु मेरे सॉइल में ख़त्म हुए उनको अगेन पुनर्स्थापित करना है। तो ये जीवाणु जो ख़त्म हो गए कहाँ मिलेंगे?
जंगल में मिलेंगे। और हमको करना क्या है, जंगल से जो जीवाणु लाए उनका प्रोपोगेशन ही तो करना है, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। तो क्या करेंगे, जंगल की मिट्टी लाए, आपके गांव के आसपास बट वृक्ष पीपल का पेड़, यहाँ भी जंगल में यहाँ भी मिट्टी मिल सकती है। अगर नहीं है तो आप जंगल से जाके मिट्टी ला सकते हैं। ऐसा स्थान जहाँ आप ऐसा अनुमान लगाएं कि यहाँ ढेर सारा बायोमास है, अगर ये बायोमास हटाऊंगा तो इसके नीचे की मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे। आपका अंतःकरण खुद स्वीकार कर ले कि यस, इस मिट्टी में माइक्रोब्स 100% होने ही चाहिए। वहाँ की मिट्टी ला करके एक ड्रम में आपने डाला, 200 लीटर के ड्रम में डाला। देखिए ये जंगल की मिट्टी है, इस तरीके की मिलेगी आपको, हल्की सी नमी होनी चाहिए। ये जंगल की मिट्टी कई दिन से रखी, इसका मॉइस्चर उड़ गया है। और जैसे ही ये अगर बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो इसमें माइक्रोब्स नहीं रहेंगे। कई बार हमारे किसान भाई मई जून के महीने में बरगद की मिट्टी ऊपर से बटोर लाते हैं बिल्कुल ड्राई, फिर वो कहते हैं साहब मेरे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। सूखी में कहाँ होंगे माइक्रोब्स, मर जाएंगे। बैक्टीरिया तो हमेशा मॉइस्चर में रहेगा ना, ड्राई सॉइल में तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मिट्टी है, ये ड्रम में हमें डाल देनी है। सैलन जी ये ड्रम लाओ। कई वैज्ञानिक तो बोलते हैं इसमें सुप्त अवस्था में चले जाते नहीं नहीं, उसमें सुप्तावस्था में नहीं चले जाते हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लाओ जरा, देखिए ये ऐसा एक ड्रम लेना है, ठीक है ना। ऐसा एक ड्रम लिया, क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जंगल की मिट्टी कहाँ से लानी है, आप श्योर हो कि उसमें माइक्रोब्स होंगे। यस, ओके, ले आओ। ये जंगल की मिट्टी लाए और इसमें मैंने डाल दी पूरी की पूरी। अब इस बैक्टीरिया को क्या चाहिए, पानी भर दिया। क्या चाहिए इसको, इसको मल्टीप्लाई होना है, इसको भोजन चाहिए। और भोजन खाता नहीं है, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। बैक्टीरिया के कोई मुंह नहीं होता है। ये आटा जो है ना, आटा जो पीसा गया है, ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं और माइक्रोब्स माइक्रो पार्टिकल्स हैं। आटा माइक्रो नहीं है। आटा का पार्टिकल जो है ना, ये बैक्टीरिया के पार्टिकल से बड़ा है, इसलिए बैक्टीरिया इसको लेगा नहीं अभी। लेकिन ये जो गुड़ है, गुड़ को जब पानी में घोलेंगे तो पानी में ये घुल जाता है। जो चीज़ पानी में सोल्यूबल हो जाए समझ लो नैनो पार्टिकल है। तो बैक्टीरिया जो है माइक्रो है, नैनो एब्जॉर्ब कर लेगा, माइक्रो पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं जा सकता। इसलिए आटा 15 दिन तक इस ड्रम में पड़ा रहेगा और किसी काम का नहीं है। 15 दिन तक बैक्टीरिया इस गुड़ से काम चलाएगा। ये बैक्टीरिया आटा नहीं खाएगा, अभी आटा उसके काबिल है ही नहीं। आटा यहाँ टूटेगा छोटे छोटे पार्ट में, एक दिन आएगा आटा पूरा डिजॉल्व हो जाएगा पानी में, तब बैक्टीरिया उसको लेना शुरू करेगा। अभी की पद्धति में क्या है, लोगों ने कहा कि 1 किलो बेसन डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो और 72 घंटे के बाद यूज कर लो। 72 घंटे के बाद भैया जो आप 250 ग्राम मिट्टी लाए थे, जो 250 ग्राम मिट्टी लाए थे उसमें कितने जीवाणु थे। देखिए आप, मिट्टी में हम लोग कहते हैं ह्यूमस। ये जो सॉइल है ना, सॉइल में एक पदार्थ है ह्यूमस। ह्यूमस ही सब कुछ है। पहले ह्यूमस शब्द था सॉइल के केस में, अब सॉइल के केस में ह्यूमस शब्द को वैज्ञानिकों ने डिलीट कर दिया और कहा जीवांश कार्बन। जीवांश कार्बन में क्या है, जीवों का अंश है ये, और ये कार्बनिक पदार्थ है। यानी कि जीवों का अंश है और कार्बनिक पदार्थ है। लिविंग जीव नहीं है, जिंदा जीवाणु नहीं है, वैज्ञानिक मान चुके। और मान चुके तभी तो नाना प्रकार के कंसोर्सिया, नाना प्रकार के बायो फर्टिलाइजर क्यों हैं। बायो फर्टिलाइजर का मतलब है
कोई पर्टिकुलर माइक्रोब्स। कंसोर्सिया में क्या है, कई प्रकार के माइक्रोब्स। जीवामृत में भी क्या है, नाना प्रकार के माइक्रोब्स। तो ये जो जीवामृत की कहानी है तो बहुत बेहतरीन, लेकिन अभी जीवाणुओं का संवर्धन के लिए प्रॉपर भोजन और प्रॉपर टाइम तो दो। तो ये जो ड्रम है इसमें मैंने जीवाणु डाल दिए, आटा डाल दिया, गुड़ डाल दिया, घोल दिया, डेवलपमेंट शुरू हो गया। 15 दिन तक गुड़ पर डिपेंड रहेंगे, फिर 15वें दिन के बाद आटा स्टार्ट हो जाएगा। देन मैं फिर इसमें डालूँगा गुड़ और आटा, 15 दिन के बाद 3 किलो 3 किलो, और उसके बाद 10वें दिन के बाद फिर डालूँगा 2 किलो 2 किलो। लोग कहते हैं कि भाई वो जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तो 1 ही किलो बेसन 1 ही किलो गुड़ चाहिए। तो हमने कहा हाँ तो ठीक है, 1 किलो जितना डालोगे उतना ही तो मिलेगा। मीठा होगा। जब बैक्टीरिया को आप बढ़ने के लिए भोजन नहीं दोगे, बढ़ने के लिए समय नहीं दोगे, तो आप सोचते हो 200 लीटर के ड्रम में बैक्टीरिया 10 की पावर 9 हो जाए, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये 72 घंटे में आपने डाल दिया तो अब कहाँ था बैक्टीरिया, उसमें ना के बराबर था। तो इसीलिए कई बार किसान कहता है साहब हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, 4 साल हो गए साहब, हमको कुछ लाभ ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करता, फिर केमिकल फार्मिंग की ओर लौट गया। और मैं क्या बताता हूँ, अगर ये विज्ञान समझ में आ गया, जीवामृत सही बन गया, जैसे आपने पहले दिन 5 किलो आटा प्लस 5 किलो गुड़ डाला, फिर 15 दिन के बाद 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ डाला, फिर 10 दिन के बाद 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ डाला, और ये क्रम चलता रहा 2.5 महीना बीत गया, 2.5 माह। जब इस ड्रम में आप हिलाते रहेंगे डेली, जब इस ड्रम में हाथ डालें और स्मेल लें, जो स्मेल आ गई, साबुन से हाथ धुलें, फिर देखें वही स्मेल है, फिर साबुन से हाथ धुलें, फिर स्मेल है, फिर साबुन से हाथ धुलें, फिर स्मेल है, स्मेल जा नहीं रही है, तब समझो अब हमारा जीवामृत बन गया। और अब जब बन गया तो ओनली 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ सॉइल के लिए सफिशिएंट है। हमको पानी के साथ बार बार बहाने की ज़रूरत। वैक्सीनेशन का काम एक बार होता है, वैक्सीनेशन का काम जो है ना हर रोज़ नहीं होता। एक बार सॉइल में मैंने वैक्सीन लगा दी, जो माइक्रोब्स नहीं थे वो माइक्रोब्स हमने पहुंचा दिए, काम मेरा ख़त्म हो गया। अगली फसल में फिर डालूंगा। अभी क्या है, अभी किसान कहता है कि साहब ये पहले पानी में ले जाना बड़ा मुश्किल है, खेत तक ड्रम। अगर खेत में बनाते हैं तो चोरी होने का डर, अगर घर में बना के खेत ले जाना हो तो 1 किलोमीटर 5 एकड़ ज़मीन है, 5 ड्रम ले जाने, कैसे ले जाऊं? और यही नहीं साहब एक बार ले जाऊं, वो कहते हैं दूसरे पानी में फिर डालना है, तीसरे पानी में फिर डालना है। तो व्यवहारिक रूप से संभव। हमारे पास बहुत सारे किसान आते हैं, हमने कहा क्यों नहीं कर रहे हो? बोले साहब झंझट बहुत है। तो हमने कहा हम झंझट मुक्त किए दे रहे हैं। अब इसमें कोई झंझट नहीं है ना, कोई झंझट है? केवल इसमें जो 200 लीटर बन गया है, ये 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। इस 1 एकड़ अगर ज़मीन है तो 100 किलो गोबर की खाद सड़ी हुई सूखी हुई लीजिए, इससे 20 लीटर इसमें ये कल्चर मिलाइए, मिक्स कीजिए और 1 एकड़ ज़मीन में ब्रॉडकास्ट कीजिए, जुताई कर दीजिए, कहानी ख़त्म। अब आपको क्या हुआ, एक चीज़ ध्यान रखना, सॉइल में जो मैंने ह्यूमस बताया ये 1% से अधिक होना चाहिए। जो मैं जंगल की बात कर रहा हूँ, जंगल में 2% से अधिक है, तभी तो जंगल से मिट्टी लाया हूँ। अभी आपके खेत में ह्यूमस है कितना? 0.3% है। अब 0.3% ह्यूमस है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है और आपको गन्ना बोना है। और हम कहते हैं जीवामृत डालने के बाद डीएपी, पोटास, यूरिया किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये झूठ है। प्राकृतिक खेती कहती है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करिए, यानी सॉइल की फर्टिलिटी अगर कमज़ोर है तो कमज़ोर फसल बोइए। आप उसमें चना बोते, मसूर बोते, अलसी बोते, तिल बोते, उर्द बोते, मूंग बोते, तो आप केवल जीवामृत डालते, आपकी खेती की पैदावार नहीं घटती। लेकिन अभी तो ज़मीन कमज़ोर थी और एक बार जीवामृत डाल दिए, और मैंने क्या सोचा, प्राकृतिक खेती शुरू हो गई और मैंने गेहूं लगा दिया। फिर हमने फ़ोन किया, साहब आपके अनुसार जीवामृत बनाया था साहब,
गेहूँ मेरा ग्रोथ नहीं ले रहा साहब। तो मैं फिर बताऊं, अगर आप हैवी क्रॉप लेंगे, धान लेंगे, गन्ना लेंगे, गेहूं लेंगे, तो आप डीएपी पोटास बंद कर दीजिए, उसकी भरपाई तो ये कर ले जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन इमीडिएट चाहिए, नाइट्रोजन की भरपाई अभी करने लायक ये नहीं हुआ, तो आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। किसमें? धान, गेहूं, गन्ना में। धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, कपास जो हैवी फीडिंग क्रॉप हैं। अगर चना, मटर, मसूर, अलसी, राई बोगे तो नहीं देना पड़ेगा, पैदावार नहीं घटेगी। लेकिन धान, गेहूं, गन्ना, कपास ये बोगे और नाइट्रोजन की डोज पूरी दोगे, डीएपी, पोटास, सल्फर सब की कट कर देना, तब भी पैदावार नहीं घटेगी। लेकिन अगर आप धान, गेहूं, गन्ना बोएंगे, नाइट्रोजन भी नहीं देंगे तो पैदावार घटेगी। लेकिन यूरिया के रूप में यूरिया देना ठीक है। आप देखिए, दो चीज़ें मैंने बोली। गेहूं बोना ही ठीक नहीं है, मैंने शुरू में बोला कि अगर सॉइल मेरी, मैंने बोला ना सॉइल है, सॉइल में बीज बोया है तो अकॉर्डिंग टू सॉइल बोएंगे, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी ही आपको क्रॉप सेलेक्ट करनी है। अगर बायोडाइवर्सिटी बहुत वीक है तो सब्जी खेती नहीं करेंगे, नहीं तो बीमारी आएगी। इसीलिए मैंने क्या कहा, हमें क्लाइमेट चेंज करनी है, जलवायु सुधारनी है, सॉइल की वैल्यू सुधारनी है, बायोडाइवर्सिटी सुधारनी है। तो बायोडाइवर्सिटी सुधारने के लिए प्लांटेशन खेत की मेड़ पर करना है। सॉइल की वैल्यू सुधारने के लिए कार्बनिक पदार्थ खेत में डालना, जीवामृत भी डालना है। और जलवायु को ठीक करने के लिए पेड़ लगाने, पेड़ तो आप बायोडाइवर्सिटी के लिए लगाए और वही उसमें जलवायु में भी काम करेगा। अब जलवायु का मतलब ये हुआ कि सॉइल का मॉइस्चर कैसे बरकरार रहे। मैंने बोला जल कहीं ना कहीं तो हो, या तो जलाशय के रूप में हो, या बारिश अच्छी होती हो, या सॉइल में ह्यूमिडिटी हो, या ढेर सारे पेड़ हो, क्लाइमेट वहीं से सुधरेगी। अगर किसी ने तय किया कि खेत की मेड़ नहीं बनाएंगे, खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं लगाएंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, तो मैं कहूँगा ये असंभव अलंकार है, संभव नहीं है। ठीक है ना।